है उसमें दो प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। सत्ता में दो प्रकार का व्यवहार, अर्थात कौन से दो प्रकार, अर्थात सामान्य होना और विशेष होना। जी गुरु जी। तो ये सत्ता जो है द्रव्य गुण कर्म इन वस्तुओं से भिन्न वस्तु है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। आपका कहना है कि जब ये इन तीनों से भिन्न है तो यह विशेष क्यों नहीं हुई, आपका कहना ये है ना। जी गुरु जी। तो देखिए यहाँ द्रव्य गुण कर्म से भिन्न कहने से अभिप्राय सत्ता मात्र को भिन्न बताना है, अलग बताना है। पदार्थ की सत्ता अलग है ये बताना अभिप्राय है। विशेष क्या होता है, विशेष का अभिप्राय उसमें कोई चीज अनुगत हो, ये होता है ना। जी गुरु जी। तो अब इसमें हम ढूंढेंगे कि इसमें क्या अनुगत आ रहा है। अगर हम इसको विशेष कहते हैं तो विशेष के सभी लक्षण वहां घटेंगे ना जी। पर जब हम घटाना चाहेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा। जी गुरु जी। केवल आपने जैसे वो ये समझा कि कहा कि ये भिन्न है, भिन्न वस्तु है, इसके आधार पे आप उसको विशेष कहना चाह रहे हैं, तो केवल इसके आधार पे उसको विशेष नहीं कहा जा सकता है। ये तो उन सब में अनुगत रहते हुए उससे भिन्न है ऐसा कहा जा रहा है। जो विशेष कहा जाता है उस विशेष को तो इसलिए विशेष कहा जाता है क्योंकि वो उसी कारण वाले अन्य वस्तुओं से अलग होता है। जैसे पृथ्वी पार्थिव पदार्थ से घड़ा भी बना, सकोरा भी बना, सुराही भी बनी, थाली भी बनी, बोतल भी बनी मिट्टी की, है ना। जी गुरु तो जी। अब इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष है जो घड़ा है, बाकी सबसे विशेष है। तुलना कर सकते हैं वहां पर हम अगर यहां पर यूं कहेंगे कि इस इन सब में मिट्टी है और मिट्टी की सत्ता इनसे भिन्न भी है, अगर हम यूं कहेंगे तो अगर हम मिट्टी की सत्ता इससे भिन्न भी है तो इसके आधार पे तो हम इसको विशेष नहीं कह सकते हैं मिट्टी को। भाई मिट्टी के विशेष होने का आधार ये नहीं हो सकता है कि मिट्टी घड़े से अलग है, भिन्न है, ये उसका विशेष होने का आधार नहीं है। अगर मिट्टी विशेष है तो उसके विशेष होने का आधार क्या है कि वो जल से अलग है, जल जैसी नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें से पृथ्वी बाकियों से अलग है, ये आधार है विशेष होने का। तो समझ में आई होगी बात, हम विशेष किस आधार पे देख रहे हैं वो उस आधार को लागू करेंगे। खाली सामान्य कथन उससे हम उसको विशेष नहीं कह सकते। ठीक है जी। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी अगली शंका ये 11वें सूत्र से थी। ये सूत्र में हिंदी भाग में लिखा है द्रव्यत्व अपर सामान्य है। तो ये अपर शब्द का यहाँ पर उपयोग गुरु जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपर और पर हमने पीछे गुण के अर्थ में गुण हम पढ़े थे 24 गुणों में से। परत्व, जी गुरु वो जी। परत्व अपरत्व है, वो अलग है। जी यहाँ गुरु पर जी। पर सामान्य और अपर सामान्य का मतलब हो गया महासामान्य
और सामान्य। महासामान्य मतलब ऐसा सामान्य जो सर्वत्र व्याप्त है, जी गुरु जी। और अपर सामान्य को वहां इसलिए केवल कहना चाहते हैं कि वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है, कुछ एक समुदाय में ही व्याप्त है, जी गुरु जी। ये कहना चाहते हैं बस। तो उसमें परत्व और अपरत्व वो दूर और निकट को बताने वाले गुण हैं। जी ठीक है, तो उस देखिए एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ भी होते हैं और उनका उपयोग भी होता है, और प्रकरण के अनुसार उनके अर्थों को समझा जाता है ना। अब यहाँ पर अपर सामान्य, अपर शब्द सामान्य के साथ में जब लग गया, और पर सामान्य में पर जब सामान्य के साथ में लग गया, तो अब इसका अर्थ यही लगेगा। जी ठीक है, उससे हम वही अर्थ समझेंगे जो अभी मैंने जिसका विवरण दिया आपको। ठीक है जी। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी एक शंका और थी कि ये जो हाँ जी। द्रव्य है, द्रव्य में द्रव्यपण है, जैसे गुण में गुणपन है, तो ये द्रव्य और द्रव्यपण, ये दोनों में अंतर कैसे समझेंगे गुरु जी? द्रव्य और द्रव्यपन में अंतर के, द्रव्य जो है वह मान लीजिए 9 गिने गए हैं, जी तो वो 9 है अलग अलग चीजें, परंतु उन सब में द्रव्यपन एक समान है, द्रव्यता एक समान है। जी तो गुरु जी। अब इसीलिए वो जो द्रव्यता उनमें एक समान है, भिन्न होते हुए भी सभी द्रव्य हैं और सब अलग अलग भी हैं। जी लेकिन एक द्रव्यपन ऐसा है जो उनमें एक समान है, वो जो एक समान है द्रव्यपन, वो अलग है। द्रव्यपन के प्रकार नहीं होंगे, द्रव्य के प्रकार समझे जाएंगे। जी गुरु जी, द्रव्यपन एक ही रहेगा एक समान सभी होंगे। में। जी जी। हम्म, जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात। ठीक है जी। और इंदिरा जी कृपया बोले। आचार्य जी, ये पर और अपर को हम आम भाषा में कैसे, मतलब इनका अर्थ सिंपल भाषा में कैसे, मतलब मुझे यही सब जानना था। हाँ जी, देखिए सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि परला बाद वाला, अपर, परे कहते हैं ना, परे को हो जा। सामान्य भाषा में परे को हो जा हाँ मतलब जी, दूर हो जा, दूर हो जाए। ठीक है, ठीक। दूर के अर्थ में प्रयोग होता है परे, सामान्य भाषा में भी। यहां और भी अपर वही मतलब नजदीक हो गया, अपर, फिर इसका उसका मतलब। हाँ, हाँ बिल्कुल, अ लग गया ना उसमें, तो अ जो है उसके विपरीत अर्थ को देता है, इसलिए वो निकट हो गया। जो दूर नहीं है वो निकट है। लेकिन ये ठीक है जी। परा विद्या और अपरा विद्या भी तो बार बार वर्ड्स आते हैं, मैंने जहां तक कई बार क्लासेस सुनती हूँ तो जी, वो तो परा फिर। विद्या अपरा विद्या वो विद्या का विशेषण बन गए, है ना। तो वहां जिसको हम कहेंगे कि जो अधिक उत्कृष्ट है, उत्कृष्टता और कम उत्कृष्टता, ये उसका अभिप्राय होगा। पराविद्या बहुत उत्कृष्ट विद्या है, जो व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा देती है, पूर्ण करा देती है पूरा, है ना। अपरा विद्या जो है वो जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कराती, लेकिन परावद विद्या की ओर अग्रसर करती है, ठीक है, उस धन्यवाद ओर जी। ले जाती है जी। तो वहां ऐसा होता है ना, अलग अलग, जैसे अभी बात आई पर सामान्य अपर सामान्य, तो सामान्य के साथ जुड़ के उसका थोड़ा सा अर्थ भिन्न हो गया। शब्द वही है, लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अभिप्राय बदल जाते हैं थोड़े से। ठीक है जी। जी, यदि और कोई बात नहीं है तो कृपया हाथ नीचे कर लीजिएगा, हटा लीजिएगा।
जी धन्यवाद जी। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, कल एक त्रुटिवश मैंने जो कल अर्थात पिछली कक्षा में सूत्र संख्या प्रथम अध्याय द्वितीय आने के सूत्र संख्या 10 का अर्थ ऐसा कुछ त्रुटिपूर्ण, मतलब वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था 12वें सूत्र से, तो वो हमको ध्यान देना है, वो हमको ठीक कर लेना है। अगर किन्होंने भी गलत समझा हो तो 10वें सूत्र का सूत्रार्थ जो है, अभिप्राय जो है, वो अभी हमने चर्चा भी की। 10वें सूत्र का जो सूत्रार्थ है वो सत्ता में दो प्रकार का व्यवहार, समान और विशेष न होने से सत्ता द्रव्य गुण कर्म से भिन्न वस्तु है। क्योंकि सत्ता की वहां चर्चा चल रही है, महासामान्य की, और फिर उसके बाद में द्रव्य गुण और कर्म की तीनों की अलग अलग चर्चा आई है, तो उनमें भी बिल्कुल यही समान सूत्र है। तो वहां पर जब द्रव्य के विषय में वो सामान्य विशेषाभावेन च आता है, तो वहां द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्यत्व सामान्य विशेष से रहित है, इसलिए द्रव्य से द्रव्यत्व भिन्न है, ये बात आ गई। ऐसे ही कर्म के विषय में, गुण के विषय में आई, फिर वो हमने पढ़ी थी। और आज हम गुण के विषय में यही बात देखेंगे। जो सत्ता के विषय में देखी, फिर द्रव्य के विषय में देखी, वही बात अब 14वें सूत्र में गुण के विषय में आ रही है। तो पिछला सूत्र था हमारा 13वां सूत्र, गुणेशु भावात गुणत्वम उक्तम। तो गुणों में गुणता होती है, जिसके कारण से उसको गुणत्व के रूप में कहा जाता है। गुणपन होता है गुणों में, गुण बहुत सारे अलग अलग होंगे परंतु उनमें गुणपन एक जैसा होगा, तो इसीलिए वह गुणत्व कहा जाता है। और वह गुणों से भिन्न होती है वस्तु, मतलब पदार्थ जो है वो गुणत्व, वह गुणों से भिन्न गिना जाता है। उसमें ही हेतु दे रहे हैं 14वें सूत्र में, सामान्य विशेषा भावेन च। तो जिसका कि अभिप्राय हुआ, गुणों गुणत्व में दो प्रकार के व्यवहार अर्थात सामान्य और विशेष नहीं होते हैं, इसलिए जो गुणत्व है वह गुण से भिन्न है। ये अभिप्राय यहां पर लिया जाएगा। सूत्र बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन प्रकरण गुण का है, इसलिए गुण के विषय में अर्थ करेंगे। तो यहां पर भाष्य में कहा है स्वामी जी ने, गुणत्वम अपर सामान्यम गुण व्यक्तेर भिन्नम वस्तु। तो गुणत्व जो है वह अपर सामान्य है। अपर सामान्य मतलब जो छोटा वाला सामान्य है। एक बड़ा सामान्य हो गया पर सामान्य, जो सर्वत्र व्यापक, हर चीज में लग जाएगा वो, लेकिन ये गुणों में ही लगेगा, इसलिए छोटा वाला सामान्य है, इसीलिए उसको अपर सामान्य कहा। तो गुणत्व जो है वह अपर सामान्य है, और गुण व्यक्ते है, गुण जो एक एक अपने आप में है,
उससे गुणत्व भिन्न पदार्थ के रूप में समझा जाता है। तत्र गुणवत् सामान्यम विशेषश्च इति व्यवहारो न भवति। तो उस गुणत्व में, अर्थात जो गुणपन है, उसमें गुण के समान सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता है। किसी भी गुण में सामान्य और विशेष का व्यवहार होगा, ये दोनों व्यवहार होंगे किसी भी गुण में, लेकिन गुणत्व में विशेष का व्यवहार नहीं होता, दोनों का व्यवहार नहीं होता, एक ही व्यवहार रहता है, सामान्य का ही व्यवहार रहता है, ये मतलब है। तो गुण में सामान्य और विशेष का व्यवहार कैसे होता है कि रूप गुण गंध गुण से अलग है, इसलिए रूप गुण विशेष है, तो ये विशेष का व्यवहार हो गया। ऐसे ही अनेक प्रकार के रूप में अगर देखेंगे तो रूप सामान्य भी है, कोई काला रूप है, कोई पीला रूप है, कोई हरा रूप है, दिखने में जो रूप आ रहा है, तो उनमें रूप होना यह सामान्य है, इसलिए गुण में सामान्य और विशेष दोनों व्यवहार हो रहे हैं। लेकिन जहां सामान्य व्यवहार आ रहा है गुणपन का, वहां पर विशेष का बिल्कुल भी व्यवहार नहीं है। सामान्य और विशेष ये दो व्यवहार नहीं है। जहां पर दो व्यवहार न हो, वह अलग वस्तु मान ली जाएगी। तो यही कारण है कि गुण को अलग, गुणत्व को अलग मान लिया गया, अलग पदार्थ माना गया। तो गुण के समान उसमें सामान्य और विशेष व्यवहार नहीं होता है। इसी शैली पर 15वां और 16वां सूत्र है। 15वां सूत्र है कर्मसु भावात् कर्मत्वम उक्तम। तो कहते हैं कि अनेक कर्मों में रहने से कर्मत्व जो है वह कर्मों से भिन्न है। इसका भाष्य देखते हैं। कर्मत्वम अपर सामान्यम। कर्मत्व जो है वो छोटा वाला सामान्य है। खलु उत्क्षेपण आदिषु कर्मसु भावात। निश्चय से जो उत्क्षेपण आदि कर्म है उनमें रहने से उत्क्षेपण आदि कर्म व्यक्ति, तो उत्क्षेपण आदि कर्म जो एक एक अलग अलग होते हैं, उनसे यह जो कर्मत्व है ये भिन्न वस्तु है। भिन्नम वस्तुकम, वस्तु उक्तम, तो इसको कर्म से भिन्न वस्तु कही गई है। अथ च, और भी कहते हैं सामान्य विशेषा भावेन च। तो इसका कर्म के परिप्रेक्ष्य में अभिप्राय हो जाएगा। कर्मों में दो प्रकार का सामान्य और विशेष व्यवहार कर्मत्व में दो सामान्य और विशेष, ये दो प्रकार का व्यवहार न होने से कर्मत्व जो है कर्म से भिन्न है। यहां पर जो आपकी पुस्तक में सूत्रार्थ है उसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ कर्मों में लिखा हुआ है ना,
तो कर्मों नहीं, कर्मत्व में दो प्रकार का, कर्मों में तो दोनों सामान्य और विशेष व्यवहार होते ही है। कर्मत्व में दो प्रकार का सामान्य और विशेष व्यवहार न होने से कर्मत्व कर्म से भिन्न है। तो इसका भाष्य भी ऐसा ही है, इसको भी देख लेते हैं। कर्मत्वम अपर सामान्यम, कर्मत्व जो है वो अपर सामान्य है, छोटा वाला सामान्य है। और कर्म व्यक्ते ही भिन्नम वस्तु, एक एक कर्म से वह भिन्न वस्तु है। यतः, क्योंकि तत्र कर्मवत, क्योंकि उसमें कर्म के समान सामान्यम विशेषश्च व्यवहारो न भवति, कर्म के ही समान सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता है। तो अब आगे फिर भावम विवृणोत्याचार्य, तो भावम विवृणोति आचार्य कहते हैं कि अब भाव अर्थात सत्ता का विवरण दे रहे हैं आचार्य कणाद जी 17वें सूत्र में। ये अंतिम सूत्र है इस पाद का। सदिति लिंगा विशेषाद विशेषा भावात चैको भावः, सत इति लिंग अविशेषात विशेष अभावात च एकः भावः। इसका अभिप्राय हुआ कि जो सत्ता द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व, इन चारों में चार चीजें हैं, सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व। इन चारों में अपना अपना एक एक भाव है। और सभी में है यह लक्षण समान होने से, है जिसे कहते हैं ना है। तो क्रिया को भी वैसे अब व्याकरण देखेंगे तो क्रिया को भाव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर हम उसको हिंदी में बोलेंगे क्रियाओं को, तो सब में जाके आगे है, हूं, हो, ये जरूर लगता है ना। इसीलिए वो क्या है? भाव है। तो ये महासत्ता है, महासामान्य। तो यहां पर चाहे चार चीजें हैं, सत्ता है, चाहे द्रव्यत्व है, चाहे गुणत्व है, चाहे कर्मत्व है, इन चारों में सभी में है यह लक्षण समान होने से, अविशेषात, लिंग ये लक्षण है। है यह क्या है? एक लक्षण है। अस्तित्व ये क्या है? एक लक्षण है। तो अस्तित्व अर्थात जिसे हम है कह सकते हैं, यह लक्षण समान होने से और विशेषाभावाच, विशेषता का अभाव होने से ये जो चारों चीजें हैं, सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व, इनकी अपनी अलग अलग सत्ता है, ऐसा समझ लें। इनकी अपनी अपनी अलग अलग एक एक सत्ता है, एको भाव। तो अब यहां पर हम भाष्य देखते हैं। भाष्य में थोड़ा सा पहले खंडन मंडन है। जी भाई आशीष जी कुछ पूछना चाहते हैं, बोले। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। जैसे इसमें ये बता रहे हैं कि विशेष का अभाव है, तो विशेष का अभाव है तो सामान्य का वर्तमान है, फिर तो ऐसा समझना चाहिए। तो फिर इसमें फिर जी ऐसे ही विशेष कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इनमें सामान्य क्या है, तो वो बताया अस्तित्व। अस्तित्व है जो शब्द है ना, जी ये जी सब में समान है, ये समान लक्षण है।
है ना। तो इसीलिए इन सब का अपना अपना भाव है, अपनी अपनी सत्ता है। तो फिर अपनी अपनी अलग अलग सत्ता हो गई तो फिर विशेष विशेष हो गया ना, फिर तो अलग अलग सत्ता का मतलब विशेष हो गया, सामान्य से इतर हो गया। उसको कैसे समझा जाए कि विशेष का अभाव है फिर भी अलग अलग सत्ता है, तो ये कैसे? विशेषता का अभाव होने से कहा है ना भाई, लक्षण तो समान है, एक है, ये लक्षण समान है, एक समान है। अब विशेषता इसमें क्या हम अलग देखेंगे? आप देखिए ना, है एक सब में है। जी जी जी, हाँ हाँ, वो सामान्य हो गया एक कि भाई है, अस्तित्व हाँ हाँ। वो अब इसमें सामान्य हो गया। विशेषता क्या देख रहे हैं हम? फिर विशेष का फिर क्यों इसमें क्यों कहा जा रहा है कि लिंग विशेषात, लिंग अविशेषात? लिंग अविशेषाद है ना, समान होने से ये कहा जा रहा है। समान जी है, विशेष नहीं है, यही तो कह रहे हैं। ये दोनों बातों में एक ही बात कह रहे हैं। पहली बात की लिंग अविशेषात और विशेष अभावात, दोनों में, दोनों मतलब जैसा समझ लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू ही तो हैं ये। इसमें जी कोई जी भिन्न जी बात नहीं कही जा रही है कि सभी में समान है। लिंग एक चिन्ह है का, अस्तित्व का। विशेष जी जी। अभावात, विशेष का अभाव है। हम्म। तो विशेष का अभाव, दोनों हेतु एक ही जैसे ही है, वो बात एक ही है। तो सत्ता भाई। एक ही है ये कहना चाहते हैं। अब वो सत्ता सबकी अपनी अपनी सत्ता है। जैसे सत्ता हम्म। सब में विद्यमान है, सब में, कि भाई महासामान्य जिसको बोला, तो वो भी एक अलग पदार्थ है। हाँ, सब में मतलब सत्ता तो है, वो एक सामान्य हो गया, लेकिन जैसे कि सबकी अलग अलग सत्ता है तो वो भी तो नहीं नहीं, विशेषतम है। सबके अलग अलग सत्ता नहीं है। मतलब जो आप समझ लीजिए, जो महासत्ता है वो तो सबकी साझी सत्ता है। जी जी लेकिन द्रव्यों में जो द्रव्यत्व है वो भी सभी द्रव्यों में साझा सत्ता जी। है, लेकिन हम्म। है अलग, पदार्थ अलग है, द्रव्यत्व। जी बस इतना कहना चाहते हैं। जो सत्ता है वो द्रव्यों में, गुणों में, कर्मों में, सब में है, सब में विद्यमान है वो सत्ता। लेकिन वो अलग भी है, अलग पदार्थ के रूप में है। हम्म। यही कह रहे हैं बस। अर्थात जो वास्तविकता है वही कह रहे हैं। उसमें हमें मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे लगता है आप इस दृष्टि से कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई सत्ता अलग हो गई, फिर द्रव्यत्व, तो द्रव्यत्व अलग है, लेकिन वो उसी हम्म। तरह से अलग है जैसे सत्ता अलग है, पदार्थ है ना। जी लेकिन जी महासामान्य के अंतर्गत सारे अपर सामान्य आ जाते हैं। जी जी जी। इस बात को समझना है आपको। ठीक है आचार्य जी, ठीक है। हाँ, महासामान्य के अंतर्गत सभी अपर सामान्य आ जाते हैं। जी वहां जी महासामान्य को अपर सामान्यों से अलग दिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस बात को हाँ समझिए। हाँ, उन्हीं का ही है वो वो, मतलब एक वो उन्हीं का आप शायद पार्ट है। उस कारण से आपको लग रहा होगा ऐसा। ठीक है आचार्य जी, समझ गया। वो नहीं है, वो वैसा भाव नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, समय हो गया। इसके भाष्य को फिर हम अगली बार पढ़ लेंगे। बात यह है कि कुल मिला के पहले बात समझ में आनी चाहिए, तो नहीं तो पाठ आगे बढ़ता जाए उससे कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आइए एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु राम जी। आचार्य जी, नमो नमः गुरु सभी जी। को नमस्ते। ओम सभी को गुरुदेव नमस्ते। जी नमस्ते, धन्यवाद। सर नमस्ते।